चलिए, आवाज आ रही है, एक बार कंफर्म कीजिएगा। साउंड क्लियर है? बताइए। आज हम लोग बिहार स्पेशल का तीसरा पार्ट देखेंगे। 2 पार्ट में आपको इंट्रोडक्शन लिखना हमने सिखा दिया, समझा दिया कि कैसे इफेक्टिव इंट्रोडक्शन लिखेंगे। आज हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से, ठीक से सुन लीजिए, आज हम लोग बात करेंगे कि अगर एग्जामिनेशन हॉल में कुछ ऐसे मुहावरे आ जाएं जिसको आप समझ नहीं पा रहे हो, तो कैसे हम रिलेट करके उसके आसपास पहुंचे, और यदि तब भी आसपास नहीं पहुंच पाते हैं, वहां पर भी एक उपाय है जिससे आपका नंबर भी नहीं कटेगा और उसके कुछ अलग अर्थ में भी आप उसको अगर लिख दोगे तो सामने वाले कन्विंस हो जाएंगे। क्लियर है? चलो ठीक है, आगे चलते हैं, तब बढ़ते हैं। और इसके साथ और भी आगे क्लासेस जब होंगी तो हम लोग एक एक करके बहुत सारे मुहावरों पे जब इससे आपका करवाएंगे तो फिर उस समय डिस्कस कर लेंगे कहाँ पे किस तरह से फैक्ट्स अरेंज करना है, कौन सा डाटा कहाँ डालना है। तो अलग अलग तरह के सोशल पे, पॉलिटिकल पे, या जो कोई व्यंग है, उस तरह के मुहावरों को लेकर हम लोग उसके फॉर्मेटिंग पे बात करेंगे। आज कुछ अलग शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं और कुछ और मुहावरे हैं जिसको हम बता सकते हैं। देखो, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है कि कहावत है ना, यही है ना, कहावत को आपको कुछ नहीं, आपको जितना कहावत दिया गया है नोट्स में उसी के अंदर से सवाल आए हैं, इस बार भी उसी के अंदर से सवाल आएगा। और इस बार हमने और एक और काम कर दिया है जो इम्पॉर्टेंट है, जिस पे आपको ध्यान देना है। अगर उस पर ध्यान दे देते हो तो बाकी अगर उससे रिलेटेड कुछ और भी पूछेगा ना तो आप उसको लिख देंगे। तो वैसे कहावतों को अलग कर दिया गया है नोट्स में, तो वो देख लीजिएगा। लेकिन जब भी कहावत को नोट्स में पढ़ना तो करना क्या है, पढ़ते समय ध्यान देना कि उसमें जो शब्दों का यूज किया गया है और जो उसका अर्थ निकलता है, तो उसको समझते हुए पढ़िएगा। तो एग्जामिनेशन हॉल में कुछ ऐसी कहावतें जिसके बारे में आपको नहीं पता है, तो चूंकि आपने पढ़ने के दौरान, तैयारी के दौरान उसको उसी तरीके से पढ़ा था, तो वहां पे अर्थ निकालना आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, जैसे पहला है, ससुर के परान, परान परान परान, पतेहू की पुतो, पतोह, काजल। ये एक कहावत है, ठीक है, कहावत है। क्या है? ससुर के परान जाए, परान जाए, परान, पराना जाए और पतोह करे काजल। ये कहावत है। इसके कई मतलब हो सकते हैं, जैसे अभी देखते हैं। ससुर का मतलब ससुर, परान का मतलब है प्राण, प्राण का मतलब, प्राण मतलब क्या? जीवन, और पतोह करे काजल। आपने देखा होगा या आपने सुना होगा कि कुछ ऐसी बहुएं होती हैं जो उनके घर में यदि सास ससुर बहुत परेशान है, तकलीफ में है, बीमार में हैं, और वो छटपटा रहे हैं किसी चीज़ के लिए, लेकिन उसको यदि अपने को मेकअप में डालना है या अच्छा कपड़ा पहनना है या कुछ खाना है, तो वो अपना काम पूरा करने के बाद जब समय बचेगा तब अपने सास ससुर के लिए वो जाती है। तो ऐसी पुतोह के लिए, जिसको पतोह भी कहते हैं, डॉटर इन लॉ कहते हैं, तब ये बात कोई अगर देखेगा उसकी ये हरकत को, तब कहेगा कि अच्छा, ससुर के प्राण जाए और पतोह करे काजल, यानी ये जो लड़की है ये बहुत ही निष्ठुर है, ये बहुत ही बेपरवाह है, ये दुष्ट टाइप की लड़की है। ठीक है, समझ में आ रहा है? जिसको परवाह नहीं है सामने वाला क्या चाह रहा है। और एक और है कि उसको उस तरह की समझदारी नहीं है कि हम पहले क्या करें, पहले क्या करें, क्या पहले मेकअप करें, पहले खाना खा लें, अपनी ज़रूरतों को पूरा करें, या उससे बड़ी ज़रूरत किसी की है तो उसको हमें पूरा करना है। ठीक है, इसमें अब फिर से इसको देखते हैं। अब यहाँ पे क्या यूज़ किया गया, देखो बिहार के जो हैं, या चूंकि बिहार बीपीएससी के एग्ज़ाम देने साउथ इंडिया वाले तो आते नहीं हैं,
अब कोई रेयर आता होगा तो आता होगा, नॉर्थ ईस्ट वाले जल्दी आते नहीं हैं। तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि जो भी बीपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं वो बिहार वाले होते हैं या यूपी वाले होते हैं, झारखंड वाले होंगे, बंगाल वाले भी होते हैं, तो आसपास के होते हैं, तो उनको थोड़ा थोड़ा आइडिया होता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, बिहार में एक लैंग्वेज है जिसका नाम है पाली। पहले हुआ करता था यूपीएससी में भी, यूपीएससी ने हटा दिया है। और अभी करंट का ये सिनेरियो है कि भारत सरकार के द्वारा इस पाली को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। तो ये पाली लैंग्वेज का एक इम्पैक्ट ये हुआ कि हमने हिंदी के कठिन शब्द को सिंपल कर दिया। जैसे प्राण, प्राण बोलने में मुश्किल है ना, परान जा रहा है, समझ में आ रहा है? प्राण बोलने में दिक्कत है, परान जा रहा है, आसान है। पुतोह होता है, पतोह, ठीक है, कहीं पुतोह बोला जाएगा, कहीं पतोह बोला जाएगा। बहू जल्दी नहीं बोलते हैं, बहू की जगह बिहार में पुतोह या पतोह का जिक्र किया जाता है। अब बहुत सारे जगह पे मान लो अगर बहू बोला जाएगा तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे, ये पतोह है कौन, ये पतोह है कौन। तो चूंकि आप धीरे धीरे जब पढ़ने लगोगे तो आपको शब्द से आप फेमिलियर हो जाएंगे, और जितना भी नोट्स है उसमें सफिशिएंट दिया है, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं जाएगा। तो ससुर के प्राण जाए, प्राण नहीं प्राण जाए। अब यहां पर ध्यान रखना, प्राण जाए का ये मतलब नहीं है कि वो मर रहे हैं, मरने वाले हैं, ठीक है, लास्ट स्टेज में ऐसा नहीं है। प्राण जाए का मतलब ये है कि ससुर का प्राण का मतलब उनकी कोई खास रिक्वायरमेंट है जो उस समय पूरा होना चाहिए। जैसे उनको दवा मिलना चाहिए, जैसे मान लो उनका पैर में चोट लग गया या कुछ कट गया, अब उनका ब्लड गिर रहा है, तो हमें दौड़ के क्या करना है, जाके उनको पहले ब्लड रोकना है उसका। ये नहीं करना है कि हम अगर खाना खा रहे हैं तो खाना पूरा कर लें, या हम मेकअप कर रहे हैं तो हम पहले मेकअप पूरा कर लें, अरे कट गया बूढ़ा मर जाए तो बढ़िया है, समझ में आ रहा है? इस तरह के सेंटेंस जब निकलते हैं, अरे मर जाए तो अच्छा हटाओ, तो वो वाले कॉन्टेक्स्ट में इसका यूज किया जाता है। तो जो लिखा है इसका मतलब यही नहीं है कि वही चीज हो रहा है, इसका मतलब है कि उसको एक्सट्रीम रिक्वायरमेंट है जो उसी समय पूरा होना चाहिए, और सामने वाला उसको इग्नोर कर रहा है, नजरअंदाज कर रहा है, तब कोई जो भी वहां होगा वो ऐसा कह सकता है कि ससुर के प्राण जाए और पुतोह करे काजल। अब उसके व्यक्तित्व पे लेके आप उसको आगे बढ़ सकते हैं। आगे कैसे बढ़ेंगे वो हम लोग बाद में देखेंगे। इसके बाद क्या है, हथिया हथिया कैले गधो ना लेके अइले। कैलन, ठीक है, क्या है, हथिया हथिया कैलन गधो ना लेके अइलन। हथिया हथिया कैलन गधो ना लेके अइलन, ये कब कहा जाता है? पहले इसको देखिए, क्या लाना है भाई, हाथी लाएंगे हाथी लाएंगे हाथी लाएंगे। हम क्या बोल रहे हैं, हम तुम्हारे लिए इस बार जा रहे हैं ना तो हाथी लेके आएंगे। लेकिन जब लौटे तो गधो नहीं था, कुत्तो नहीं था। अब गधा की जगह अगर कुत्ता भी लिख दो, गधा की जगह बैल भी लिख दो, समझ में आ रहा है, तो चलेगा। अब कहने का मतलब, लेकिन कहने का मतलब हथिया हथिया कैलन, बहुत बड़ा बड़ा वादा किया गया, बोला हम जा रहे हैं इस बार विदेश कमाने ना, तो तुम्हारे लिए, मान लो किसी को किया, जैसे लड़की किसी अपनी पत्नी को किया कि हम इस बार विदेश जा रहे हैं ना, तुम्हारे गले के लिए हार लेके आएंगे, तुम्हारे लिए सोने का ये लाएंगे वो लाएंगे। और जब भाई साहब आए तो कुछ लेके नहीं आए, मान लो वहाँ कमाई हुई नहीं, कुछ लेके नहीं आए, खाली हाथ लौट गए, या जो लिए वो कुछ ऐसा था जो एकदम से सस्ता वाला था, जो इनको एकदम पसंद नहीं आया। तब ये कमेंट क्या कर सकती है, कोई भी जो भी हो कर सकती है, हथिया हथिया कैलन गधो लेके ना आइलन। उसी तरह से मान लो कि कोई बच्चा है, कोई कमाने गया बाहर और बोला कि आ रहे हैं ना माँ बाप को बोला आ रहे हैं ना तो इस बार हम IAS बन के आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पूरा सामान लेके आएंगे, इस बार हम घर बनवा देंगे, इतना पैसा लाएंगे, और आ गया खाली हाथ, तब भी ये कहा जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। ये भी एक कहावत ही है ना, ये भी एक कहावत ही है ना कि नाम बड़े और दर्शन छोटे, ये भी मुहावरा है, ये भी कहावत है। तो कहने का मतलब ये है कि बड़ी बड़ी बातें की गई
और जब लाने की बात हुई तो अनुपयोगी चीजें, एकदम छोटा चीज भी नहीं लेके आए। यहां पे कुत्ता बैल कुछ भी हो सकता है, लेकिन गधा ही क्यों लिखा गया? क्योंकि यदि कुत्ता बैल लिखा जाएगा तो कुत्ता बैल तो थोड़ा भी रिलेवेंट है ना। कुत्ता लाएगा तो रखवाली करेगा, कोई काम करेगा, बैल आएगा तो खेत में काम कर देगा, गधा तो किसी काम का नहीं है धोबी के अलावा, या किसी और को जिसको सामान ढोना है। तो कहने का मतलब कि इन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए और ऐसा भी चीज नहीं लेके आए जो फ्री का था, बिना कुछ तो लेके आते हैं, कुछ लेके नहीं आए। ऐसी स्थिति में ये वाली उपमा से इनको नवाजा जाएगा। ये एक व्यंग है, नाम बड़े और दर्शन छोटे के लिए। तो अब यहां पर क्यों मैंने जैसे कुत्ता और बैल लिखा, उसी तरह से यहां कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हथिया हथिया की जगह मान लो कुछ और लिख दे और नीचे कुछ और लिख दे, तो आप कर लोगे ना, आप तब कर लेंगे कि हाँ कोई बात नहीं, इसका मतलब यही है कि बहुत बड़ा बड़ा वादा किया गया और लास्ट में कुछ नहीं हुआ। क्लियर चल रहा है? ठीक है, यहीं पे एक और देख लेते हैं। गज भर के गांजी में 9 हाथ के पूछ। मियां ठीक है, देखो यहां पे गज भर के गांजी मियां 9 हाथ के पोछ। एक तरफ, अब इसको इसमें कुछ नहीं, इसमें डिस्कशन ही नहीं करेंगे। अब देखो कैसे आपको समझ में आ जाएगा। यहां गज भर की बात की जा रही है, छोटा सा गज भर की बात की जा रही है, और मतलब 1 हाथ की बात की जा रही है, 2 हाथ की बात की जा रही है, और 9 हाथ का पूंछ। यानी जो शरीर है वो कितना है, वो इतना छोटा सा है, और जो पूंछ है वो एकदम लंबा सा है। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ डायलॉगबाजी है। ठीक है, यानी जो है वो बहुत मजबूत नहीं है, दिखावा कर रहा है। अब किसी के पास 1 कट्ठे का जमीन हो और सामने वाले को बोल दे कि यार हमारे पास तो सारी गाड़ियां हैं, हमारे पास बड़ा बिल्डिंग है, हमारे पास ये है वो है, नौकर है चाकर है, घर पे पता चला कि छोटा सा जमीन का टुकड़ा है, तो गज भर के हैं ये हैं, और डींग दे रहे हैं कितना कि जैसे 10 हाथ का पूंछ है। समझ में आ रहा है? तो आडंबर, तो जो इस तरह के आडंबर करते हैं उनके लिए इसका यूज किया जाएगा। अब यहां पे कह दे कि मीटर भर के गाजी मियाँ, या 10 मीटर के गाजी मियाँ और 100 मीटर के पोंछ, हो जाएगा ना। 1 किलोमीटर के गाजी मियाँ, 10 किलोमीटर के पोंछ। मतलब कहने का मतलब जो ओरिजिनल कोर है वो काफी छोटा है, काफी श्रिंक है, काफी मतलब ये जो एक्चुअल उनकी स्थिति है वो काफी कमजोर है, और जो दिखावा कर रहे हैं वो रईसों वाली कर रहे हैं। तब यहां पे ये लाइन बोला जाता है। ठीक है, कितना हो गया? 3 हो गया। चलिए आगे। ओखर में हाथ और मूसर के देनी दोष। ओके, ओखर में हाथ और मूसर के देनी दोष। ओखर में हाथ और मूसर के देनी दोष। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, सुना है? नाच न जाने आंगन टेढ़ा आपने सुना है? बताइए। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये बात सुना है कि नहीं आपने? सुना है? मतलब नाचना नहीं जानते हैं और नाचते नाचते कहीं गिर पड़े या ठीक से नहीं नाच पाए, अरे ये आंगन का जो साइज है ना वही ठीक नहीं है। समझ में आ रहा? आंगन का साइज है ठीक नहीं है, एग्जाम निकल नहीं पा रहा है, तो क्या कहेंगे? अरे आयोग ठीक से एग्जाम ही नहीं ले रहा है, पेपरें लीक हो जा रहा है, फैक्ट्स याद नहीं हो रहा है,
और क्वेश्चन मान लो उससे पूछ दिया गया, आयोग जो है ना आउट ऑफ सिलेबस चला जा रहा है। बताओ, इस सवाल पूछने वाला था, जबकि दूसरा बना रहा है, आपसे नहीं बन रहा है, आयोग आउट ऑफ सिलेबस, दूसरे का रिजल्ट आ रहा है, आपका नहीं आ रहा है, बेईमानी हो गई। समझ में आ रहा है? ये क्या है? नाच न जाने आंगन टेढ़ा, और इसको अलग अलग तरीके से कह सकते हैं। ओखर में हाथ और मूसर के देनी दोष, मतलब क्या? ओखर का मतलब ओखली, ओखली ये पाली लैंग्वेज का असर है जो चीजों को सिंपल कर दिया है। ये पाली नहीं है बट उसका इंपैक्ट है। ओखली को हम लोग कहते हैं ओखर, वो कैसा होता है? ऐसे ही होता है ना। अब ये है मूसल, अब इसके अंदर धान है तो मूसल इसको कूटेगा। अब कहा गया ओखर में हाथ और मूसल, अब ये हाथ आपका कहां होना चाहिए? हाथ एक यहां होना चाहिए, इसके नीचे तो हाथ जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मूसल का काम क्या है? मूसल का काम है जोर से प्रहार करना। ये तो अपना काम कर रहा है, मूसल अपना काम कर रहा है, आंगन अपने साइज का है। आपको सही से मूसल चलाना नहीं आया, आपने हाथ नीचे कर दिया, जबकि आपको नीचे नहीं करना था, आपको ऊपर करना था। आपने हाथ नीचे कर दिया, मूसल से लग गया, तो आप कहोगे कि मूसल के कारण हमको चोट लग गया। क्या मूसल के कारण चोट लग गया? मूसल तो अपना काम कर रहा था। मूसल का काम ही है कि जो ओखली है, जो यहां तक है, जो ओखली यहां तक है, इसके नीचे जाना तो इसका काम ही है, और आपका काम है मूसल को ऊपर से पकड़ना। आपने ऊपर से पकड़ा नहीं, आपने एक हाथ नीचे रख दिया यहां लाके, अब यहां पे लाया, ऊपर से मूसल चल रहा था, आपके हाथ में चोट लग गया। तो आप ये कहोगे कि मूसल का दोष है, या ये कहेंगे कि नहीं हमने हाथ गलत तरीके से रखा। आपको डांस करना नहीं आता, इसका मतलब क्या आंगन का दोष है? वहीं पे दूसरा डांस करके चले जा रहे हैं। आपसे एग्जाम नहीं निकलता, इसका मतलब क्या पेपर का दोष है या आयोग का दोष है कि आपसे एग्जाम नहीं निकलता, दूसरा तो एग्जाम निकाल के जा रहे हैं? तो कहने का मतलब है ओखल में हाथ और मूसल के देनी दोष, यानी गलत तरीके, मतलब गलत हम कर गए। ओखल में हाथ डाल के पढ़ाई हमने नहीं किया, नाच हमको नहीं आता है, मूसल को दोष दे रहे हैं, आंगन को दोष दे रहे हैं और आयोग को दोष दे रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा? बताइए। क्लियर? तो अब नाच न जाने आंगन टेढ़ा लिख दे और दूसरा लिखे ओखल में हाथ और मूसल के देनी दोष, दोनों एक ही हो गया ना? दोनों एक ही हो गया ना आपके सामने, आपके सामने। इसका सिंपल मतलब है दूसरे के ऊपर दोषारोपण करना, अपने आप को बचाना, अपनी जिम्मेवारी से भागना। ऐसी कई सारे तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। जैसे मान लो, चलो यहीं पे हम उसको करते हैं। आपको हमने बताया था ना कि हमें मान लो अब एग्जामिनेशन हॉल के अंदर है, हमें पता ही नहीं चल रहा कि अब इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। तो हम ये कह सकते हैं ना, ओखल में हाथ और मूसल के देनी दोष, तो हम ये कह सकते हैं ना कि जिम्मेवारी से भागना। हम ये कह सकते हैं जिम्मेवारी से भाग जाना। ठीक है, अब हम ये कह सकते हैं कि ओखल में हाथ और मूसल के देनी दोष, यानी नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी अयोग्य होना। और स्वयं की अयोग्यता स्वीकार नहीं करना। इसका एक और मतलब हो सकता है, देखो कैसे होगा। पलायनवादी होना, यानी अपनी गलती, अपनी जिम्मेवारी को एक्सेप्ट करने की जगह दूसरे पर थोप के वहां से निकल जाना, इसको कहते हैं पलायनवादी होना भी। ठीक है, एक तो आप अयोग्य हैं, और अयोग्य हैं, उस अयोग्यता को स्वीकार नहीं करके, आप अपनी अयोग्यता को स्वीकार नहीं करके दूसरों पर थोप देते हैं। यही है ना, अपनी अयोग्यता आप एक्सेप्ट नहीं करके दूसरों पर थोप देते हैं।
इसके बाद अपनी अयोग्यता स्वीकार नहीं करना और उस सिचुएशन से खुद को बाहर निकाल के दूसरे के ऊपर मढ़ देना आरोप, इसको पलायनवादी भी कहते हैं। फिलॉसफी के अंदर इसको पढ़ना होता है, दर्शन शास्त्र में इसको पढ़ना होता है। तो इस एक पर्टिकुलर ये जो टॉपिक है ये आसान नहीं है। इसको जब आप लिखने जाएंगे तो इसमें साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फिलॉसफी जैसे कई डायमेंशन इसके अंदर कवर होगा। सोसाइटी, नेशन, स्टेट, ऐसे चीज़ों को हम यहाँ कवर करेंगे। फैमिली को भी इसके अंदर कवर करेंगे। तो अलग अलग डायमेंशन से इसको पकड़ेंगे। तो एक है, आपको नहीं पता है कि ओखल में हाथ डाले और मूसल को दोष दे रहा है। इसका मतलब सिंपल है, अगर थोड़ा सा भी अंदाजा लगा दिया आपने कि हमने हाथ डाला है ओखल में और मूसल को दोष दे रहे हैं, यानी हमने गलत जगह हाथ डाला और गलत को दोष दे रहे हैं। इतना तो कंफर्म है ना। देखो ठीक से, हाथ कहीं और डाला तो आपके हाथ में चोट लगना चाहिए था ओखल से ना। अगर मूसल से चोट लग रहा है तब तो गड़बड़ है। पहले देखिए, ठीक है, ठीक है। अब ओखल में हाथ आपने डाला और मूसल को दोष आप दे रहे हो। जिस मूसल का काम है ओखल में जाके कुटाई करना, और ये बड़ा ही कॉमन सा बात है। इतना तो हमको पता है कि मूसल ओखली में ही चलता है, हर घर में यूज होता है। छोटा वाला जो होता है लोहे वाला, मसाला कूटने के लिए स्टूडेंट यूज करते हैं। तो इस तरह से आप इसको अलग कॉन्टेक्स्ट में भी लेके जा सकते हैं और गलत नहीं होगा। बिलाई के नजर मुसवे पर, यह आसान वाला है। अच्छा, ये आसान वाला तो है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है पता है? दिक्कत ये है कि बिलाई तो चलो थोड़ा वो समझ में आ जाएगा, ये जो मुसबे पर है ना, ये दिक्कत हो सकता है कि बहुत लोगों को यही नहीं पता है कि चूहा को मूस भी कहा जाता है। भोजपुरी में भी कहा जाता है, मिथिला में भी कहा जाता है, मगही में भी कहा जाता होगा। मगही में क्या कहा जाता है? मुसबा कहा जाता होगा। मुसबा मैंने फेमस वर्ड है। तो बिलाई के नजर मुसबे पर, ठीक है। अब बिलाई का एक ही लक्ष्य है, आपको पता है बिलाई क्या खोजता रहता है? बिल्ली। बिलाई का मतलब बिल्ली, और मुसबा का मतलब एक तो मूसा और दूसरा चूहा, ठीक है। अब ये मूसा क्या खोजता है, चूहा बिल्ली क्या खोजता है? चूहा बिल्ली की लड़ाई टॉम एंड जेरी है ना, उसके अंदर हम लोगों ने देखा है, सबको पता है। इसका मतलब है कि बिल्ली का नजर हमेशा किस पे होता है? चूहे पे, यानी फोकस्ड है, यानी फोकस्ड है, ठीक है। यानी लक्ष्य पर ही ध्यान है, यानी ध्यान नहीं भटकना। ये ऐसा लड़का है ना, ये ऐसा लड़का है जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि बिलाई के नज़र मुसबे पे, जो पढ़ाई कर रहा है ना, इसको देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे बिलाई का नज़र मुसबे पे है, उसी तरह से इसका नज़र एकदम रिजल्ट पे है। अगर कोई कह दे कि ये लड़का बहुत ही शार्प है, एकदम बिलाई के नज़र मुसबे पर के जैसा है, तो मतलब वही है। समझ में आ रहा है? मतलब है कि आप अपने रिजल्ट को लेकर फोकस्ड हैं, यानी आपका फोकस बहुत बढ़िया है, आप लक्ष्य पर ही ध्यान दे रहे हैं और ध्यान आपका भटक भी नहीं रहा है। इस सेंस में भी आएगा, यानी चूहा के, बिलिया के नजर चूहे पर, यही है ना, मुसबे पर, बिलाई के नजर मुसबे पर। इट मीन्स कि वो नजर हटाता नहीं है। आप ठीक से देखोगे, अगर वीडियोस भी देखोगे तो एकदम चूहा भागेगा फिर पकड़ लेगा, भागेगा फिर पकड़ लेगा, ठीक है। वो एकदम कंसंट्रेशन के साथ, जैसे बगुला का नजर मछली पे होता है ना, वही चीज है यहाँ पे, वही है। बगुला का नजर मछली पर लिख देते हैं, ठीक है। मछली, यहां पे मछली को मछली भी कहा जाता है। बगुला के नजर मछली पर कहा ही जाता है। बगुला की तरह देख रहे हो, बको ध्यानम काग चेष्टा, देखे सुने हो ना, तो वही बको ध्यानम, उसी का सेकेंड वर्जन ये है, बिलाई का नजर मुसबे पे।
बिलाई का नजर मुसबे पे, तो ध्यान नहीं भटकता है उसका, फोकस्ड है, लक्ष्य पर ही ध्यान है, सिंपल है। ठीक है, अब ये पूछे या ये पूछे, अब बगुला की जगह क्या हो गया, बगुला की जगह बिलाई हो गया, मछली की जगह क्या हो गया, मछली की जगह मूस हो गया। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं, इसमें दिक्कत है। तो जब रिलेट करना सीख लेंगे तो दिक्कत समाप्त हो जाएगी। चलिए आगे चलें। कंकड़ी के चोर फांसी के सजाए। ओके, कंकड़ी के चोर फांसी के सजाए। चोर किसका, कंकड़ी है ना, कंकड़ी होगा, ककड़ी तो नहीं होगा ना, कंकड़ी है, सॉरी कंकड़ी है। और सजाए किस चीज का, फांसी का। चोर किसका, कंकड़ी का, और सजा में मिल क्या रहा है, फांसी, सजा में मिल रहा है फांसी, यानी छोटी गलती बड़ी सजा। कंकड़ी का चोर, खीरा का चोर, ककड़ी चोर, मूली चोर, परवल चोर, आलू चोर, जितना चोर लगा दो, ठीक है, जितना चोर लगा दीजिए, जितना चोर लगा दीजिए, 10 रुपया चुरा लिया। अब कि कोई भी इस तरह का चोरी है, अब उसको सीधे फांसी की सजा मिल रही है, सीधे फांसी की सजा मिल रही है। कहने का मतलब कि यदि छोटी गलती है उसके लिए जब बड़ी सजा मिलती है तो कहा जाता है कंकड़ी के चोर फांसी की सजा। कंकर जैसे चोरी किया, कंकर जैसा मतलब ऐसी चीजें चोरी की जो मूल्यवान नहीं है, ठीक है, बहुत मूल्यवान नहीं है, उसको उसने चुरा लिया, लाइक खीरा, ककड़ी, परवल जैसा, और उसके लिए आप फांसी की सजा देते। मान लो किसी के यहाँ गया टीवी उठा लिया, किसी के यहाँ एसी उठा लिया, किसी के यहाँ फ्रिज उठा लिया। अब ये इतना बड़ा गलती तो नहीं कर गया, इतना बड़ा गुनाह तो नहीं हो गया कि उसको इसके लिए फांसी की सजा दें। तो इसलिए कहा गया है छोटी गलती के लिए बड़ी सजा पहले दिया जाता था, पहले दिया जाता था। तो ये न्याय व्यवस्था पे प्रहार है। ठीक है, समाज की व्यवस्था पर प्रहार है, जैसे खाप पंचायत। ठीक है, जैसे खाप पंचायत। अब किसी लड़का और लड़की ने एक दूसरे से प्यार किया, अब वो ठीक है, वो कुल का है, गांव का है, जो भी है, अब किया। अब प्यार करना इतनी बड़ी गलती नहीं है कि आप उसको मारने की सजा दे दो, आप उसको गांव से निकालने की सजा दे दो, या बहुत बहुत बड़ा पनिशमेंट दे दो। और कई बार खाप पंचायत और या दौड़ा के आप मार दीजिए, पत्थर से मार दीजिए। कुछ दिन पहले भी एक लड़का लड़की को मारा गया है। तो अब उसमें क्या बोलेगा, अगर मान लो किसी ने प्यार किया, अब खाप पंचायत वालों ने उसको बोला कि नहीं, इसको तो अब मारना पड़ेगा, उपाय नहीं है, तो दूसरा आदमी क्या कहेगा, कंकड़ी के चोर और फांसी की सजा। इतना बड़ा बड़ा घोटाला, रेप, बलात्कार करके लोग निकल जा रहा है, इतनी बड़ी बड़ी गलतियां हो रही है, इसके लिए तुम पनिश नहीं कर रहे हो। और एक लड़का लड़की जो गांव का अबला है, वो अगर आपस में प्यार कर लिया तो आप उसको फांसी की सजा दे रहे हो, आप उसको मरने के लिए कह रहे हो, पत्थर मार रहे हो, या खदेड़ के ही मार रहे हो, या लाते जूते से मार रहे हो। तो यहाँ पे ये कहा जा सकता है, तो ये एक व्यवस्था पे चोट है। अगर न्याय प्रणाली में भी छोटी गलती के कारण बड़ा पनिशमेंट मिल जाता है किसी कारण, या छोटी गलती के कारण जिसको 2 दिनों में बाहर निकलना है उसको आप 12 दिनों में बाहर निकाल रहे हैं, जिसको 1 दिन में बाहर निकलना चाहिए था 2 दिन में निकल जाना चाहिए, हार्डली उसको 12 दिन तक जेल में सरा के रखे हुए हैं, और उसकी गलती क्या है, कंकड़ी पर है। तो यहां पर भी यही बात होगी कि कंकड़ी की जैसा क्या है, कंकड़ी के चोर फांसी की सजा है, यानी बिना कोई ऐसा गलती नहीं थी, इतना बड़ा सजा दे दिया कि तुम 15 दिन जेल में रख दिए, 6 महीने जेल में रख दिए। तो ये न्याय व्यवस्था पे प्रहार होता है, समाज की व्यवस्था पे प्रहार है, उसके लिए इसको बोला गया है। ठीक है, आगे चले। 10 करवा दे रहे हैं आपको ताकि कंफ्यूजन ना हो। घर के जोगी जोगड़ा
आन गांव के सिद्ध। ये भी बड़ा फेमस है, ये तो सबको पता होगा। घर के जोगी जोगड़ा आन गांव के सिद्ध। घर के जोगी जोगड़ा आन गांव के सिद्ध। घर के जोगी जोगड़ा आन गांव के सिद्ध। अब इसमें क्या है, जैसे रामांशु सर अभी बीपीएससी के बच्चों के कारण जेल में चले गए, एक दिन में बेल हो जाना चाहिए था, सिस्टम के कारण उनको 15 दिन से ऊपर लग गया। तो उस स्थिति में यही कहेंगे ना, और क्या कहेंगे। चलिए, घर के जोगी जोगड़ा आन गांव के सिद्ध, सबको मालूम है ना, सबको मालूम है ये। अब इसको बताने के लिए भी कहावत ही कहा जाता है, इसको बताने के लिए भी मुहावरा ही लिखा होगा आपको हर जगह पे। क्या है, घर की मुर्गी, दाल बराबर, ठीक है, घर की मुर्गी दाल बराबर, यही है ना। ये भी, अब इसको बताने के लिए भी एक कहावत है, इसको बताने के लिए भी एक कहावत है। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। घर का जोगी, घर का जोगी, देखिए, जोगड़ा आन गांव के सिद्ध। जितना, अब ये किसके लिए कहा जाता है, किसी के लिए भी कहा जाता है। जैसे शाहरुख खान है, अब उनकी बेटी, क्या अपने बाप से मुंह नहीं फुलाती होगी, क्या दो चार बात कह नहीं देती होगी, क्या उनका बात नहीं, सब बात सुन ही लेती होगी। संदीप महेश्वरी बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनका जो होगा बच्चा कहता है ऐसे ही बोलता रहता, पागल हो गया है। समझ में आ रहा है, क्योंकि उस घर के अंदर रहते हैं ना वो लोग साथ में, तो साथ में रहने पर वो इंपॉर्टेंस थोड़ी ना मिलेगा। जैसे अभी हुआ क्या मैं देखा था, अल्लू अर्जुन थे, उसको इग्नोर करके कोई चला गया, ठीक है, अब हम उससे हंगामा हो गया। तो अब वहां पे सब उसी तरह का स्टार है, तो सब स्टार है उसी में, एक वो भी स्टार है, तो हो गया घर का जोगी जोगड़ा आन गांव के सिर्फ। दूसरे के लिए होगा, तुम हमारे लिए क्या है। तो कहने का मतलब ये है कि जो घर का जोगी है, घर का, ये मैंने देखा है कई बार, जैसे मान लो कि बहुत सारे ऐसे हैं जो तंत्र मंत्र जादू टोना ये सब करते हैं, तो बाहर वाला इन्फ्लुएंस हो जाएगा, घर वाला बात इसको कुछ करने आता है, ये बेवकूफ़ बनाता है, ठीक है, अपना घर का तो प्रॉब्लम है सॉल्व नहीं हो रहा है, दूसरे के घर का ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, इससे कुछ नहीं होना है। इस तरह की बातें बोल देते हैं, क्यों, और बाहर में खूब सम्मान है, आहा पंडित जी, मौलवी साहब, फादर आइए, समझ में आ रहा है। तो ये जोगी जोगड़ा का मतलब यहीं पे मत अटक जाइएगा, यहीं नहीं अटकना है। और गांव का मतलब गांव ही नहीं है, किसी भी तरह के फेमस पर्सनालिटी, फेमस व्यक्ति जो किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्ध हो, घर वालों के लिए वही है ना। युवराज सिंह की पत्नी सिजेल नाम है, क्या नाम है, जो भी है नाम, अब वो बोले कि अरे ऐसे ही होगा क्रिकेटर, हमको नहीं पता। अब वो क्रिकेटर इतना बड़ा है, लोग उसके पीछे पागल हैं और उसको फर्क ही नहीं पड़ता। होगा, अच्छा जीत गया, मैच देख रहा है, मैच खेल रहा है, उसको मैच में इंटरेस्ट ही नहीं है। युवराज ही तो है, समझ में आ रहा है, उसके घर का आदमी खेल रहा है, क्या उसको लेना देना है, और क्या उसको सचिन और सहवाग से, सचिन सहवाग और धोनी से, उससे तो रोज मिलना जुलना है, तो रोज मिलना जुलना तो उसको कितना वेटेज देगा वो। तो कहने का मतलब ये होता है कि जो घर की मुर्गी होती है वो दाल बराबर होती है। जैसे अभी कुछ समय पहले की बात है, आमिर खान की बेटी शायद नाराज चलती है, मीडिया में भी दिख जाता है, तो कुछ ऐसा हुआ, अपनी बेटी को बुलाया, बेटी नहीं आई, चली गई, तो मीडिया वाले को कहता है अरे ऐसे ही होता है, घर की मुर्गी दाल बराबर। अब आमिर खान के साथ कोई खड़ा होना चाहेगा, बेटी तो डेली देख ही रही है, तुमको क्या देखेगी। अब रियल कैरेक्टर आपको, उनको पता होगा कि कैसा है मेरा बाप, खैर जो भी है। तो इसी तरह से कॉन्टेक्स्ट में कहा जाता है घर की जोगी जोगड़ा आन गांव के सिद्ध। किसी को भी उठा लीजिए, जितने भी बड़े पर्सनालिटी आपको दिख रहे हैं, घर के अंदर सबकी स्थिति कुछ वैसी ही होती है। अब उनके बाल बच्चे हैं, उनके माता पिता हैं, जिस रिश्ते में आता है वहाँ पे वैसे ही, ठीक है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में ये बोला जाता है। तो कोई एक जोगी वाला मत पकड़ लेना, इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्तित्व, कोई भी प्रसिद्ध व्यक्ति, कोई भी कुछ भी हो,
अपने लोगों के लिए वो आम ही होता है, खास नहीं होता है और नहीं होना भी चाहिए। हड़बड़ी के ब्याह कनपटिए सेनुर, ये तो आपने देख लिया है, इसको हम लिख देते हैं यहां पे। सेनुर का मतलब, सेनुर का मतलब सिंदूर, कनपटिए का मतलब कान के पीछे का हिस्सा, हड़बड़ी का मतलब जल्दीबाजी, ब्याह का मतलब विवाह। यानी अगर कोई भाग दौड़ के शादी कर रहा है, अरे जल्दी सिंदूर डालो, जल्दी सिंदूर डालो, मान लो कोई पीछे से गुंडा पड़ा है, जल्दी सिंदूर डालो, क्या करेगा, ये डालने की जगह पे अब लड़की भी इधर उधर देख रही है, वो भी इधर उधर देख रहा है, अब यहां करेगा, लड़की इधर घूमेगी, टिका जाएगा, समझ में आ रहा है, टिक जाएगा। तो कनपट्टी, तो ये वाला जो हिस्सा होता है ना, उसको कनपट्टी कहते हैं। पता चला वहां नहीं करके कनपट्टिए में सिंदूर कर दिया, यानी यहां हाथ पहुंचना चाहिए, लड़की भी मुड़ी, वो भी मुड़ा, उसको लगा यहीं पे सिर है। मतलब हड़बड़ी का काम शैतान का, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है, समझ में आ रहा है, हड़बड़ी का काम शैतान का, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाना आम बात है, इस कॉन्टेक्स्ट में इसको लिया गया है। और एक और बात है, हड़बड़ी में यदि विवाह यानी हड़बड़ी में आप कोई काम करते हैं तो उसकी गड़बड़ी होने की संभावना बढ़ जाती है, यही यहां पे कहा गया है। इट मीन्स संयमित, संयमित संतुलित होकर किसी काम को आराम से करना चाहिए, ठीक है, संयमित और संतुलित होकर किसी काम को आराम से करना चाहिए, हड़बड़ी में काम नहीं करना चाहिए, खासकर वो जो बहुत गंभीर हो, जैसे पढ़ाई हड़बड़ी में नहीं करना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, क ख ग घ के लूड़ना दे माई पोथी, के लूड़ना और दे माई पोथी, ठीक है। अब कोई ऐसा है जिसको न क मालूम, न ख न घ, मतलब उसको पता ही नहीं क ख ग क्या होता है, उसको पता ही नहीं है लेटर क्या होता है, और वो अपनी माँ को बोले नहीं हमको तुम पोथी ला के दो, हमको तुम बड़े बड़े मोटे मोटे किताब ला के दो। अरे तुमको पढ़ने आता ही नहीं है, तुमको अक्षर का ज्ञान नहीं, लूड़ का मतलब क्या, लूड़ का मतलब ज्ञान, तुमको अक्षर का ज्ञान ही नहीं है, लूड़ का मतलब ज्ञान, तुमको अक्षर का ज्ञान नहीं है और तुम कह रहे हो कि हमको लाके तुम पोथी दो, किताब दो, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। इसको कहते हैं औकात से अधिक क्या मांगना या बात करना, ठीक है, मांगना या बात करना। अब कहेगा कि तुमको यार बाइक चलाने नहीं आता, इसमें ये भी व्यवस्था पे चोट करता है। तो ये भी जो है वो एक व्यवस्था के खिलाफ है। क्या है भैया व्यवस्था, कि लड़का है उसको बाइक चलाने नहीं आता और क्या बोलेगा कि हमको दहेज में बाइक चाहिए, और ज़्यादा होगा तो बोलेगा कि हमको कार चाहिए, ठीक है। तो बाइक भी चाहिए, कार भी चाहिए, चलाने आ नहीं रहा। दूसरा एक और बात है कि ठीक है उसको बाइक चलाने आ रहा, उसको कार चलाने आ रहा है, लेकिन उसको पेट्रोल भराने के पैसे नहीं है, तब भी हम कहेंगे कि ठीक है तुम किसी तरह से साइकिल चल लेते हो या बाइक में, मान लो बाइक में चल लेते हो, किसी तरह से तुम बाइक पे चल रहे हो, तब तो तुम्हारा तेल पूरा नहीं हो पा रहा, मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हो बाइक का, तुम कार लेके क्या करोगे। तो वहीं पे कहा जाएगा क ख ग के लूड़ना और दे माई पोथी, यानी तुम गाड़ी तो चला नहीं पाओगे, तुम्हारी औकात नहीं है, या तुम जानते नहीं हो, या तुम उसको मेंटेन नहीं कर पाओगे, आज तब तुम कह रहे हो कि क ख ग के लूड़ना और दे माई पोथी, राइट।
कख गघ के लूढ़ना और दे माई पोथी। तो ये होता है औकात से अधिक की बात करना, ठीक है, ये होता है औकात से अधिक की बात करना। तो ये इंपॉर्टेंट है, औकात से अधिक मांगना या औकात से अधिक बात करना। क्लियर? चलिए और एक और कर लें, 9 तक हो गया ना, एक और कर लेते हैं पहले। अच्छा ये भी क्या है, पहले राम कुकुर के पाले, पहले राम, परले राम, चलो देखते हैं। पहले राम कुकुर के पाले, पहले राम कुकुर के पाले, ठीक है, पहले राम कुकुर के पाले। पहले का मतलब ये कौन है, राम, और ये कौन है, कुकुर, और ये है पाले। पाले मतलब पाला पड़ना, पाले का मतलब पाला पड़ना। अब ये कौन है, राम, ये कौन है, अच्छे व्यक्ति हैं, ठीक है, और ये कुकुर कौन है, ये बुरी संगत है। अब इंसान का कुत्ता के साथ दोस्ती किस बात का? पहले तो ये, और इंसान कौन, राम जैसा, इंसान कौन, राम के जैसा। अब वो कुकुर जैसा लोगों के साथ नहीं कहते हैं, जब काफी ज्यादा गार्जियन गुस्सा हो जाएंगे, अरे इसका दोस्त सब कुकुर जैसा है, इसका दोस्त सब ना एकदम कुत्ता जैसा है, ठीक है। ये क्यों कहा जाता है? अब वो कुत्ता तो है नहीं, अब अगर किसी इंसान की इंसान से दोस्ती है तो कुत्ता तो है नहीं, हाँ, उसको ये बताया जाता है कि कुत्ता वाला लक्षण है, यानी उसके अंदर अच्छे लक्षण नहीं है, ठीक है। अब आप कह मत देना कि कुत्ता जो है इंसान से ज्यादा वफादार होता है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो कुत्ते वाले लक्षण है। अब यहां पे राम एक अच्छे व्यक्ति को डिनोट कर रहा है, जो संस्कारी है, जो काफी सुलझा हुआ इंसान है, अच्छे गुण हैं। अब ये किसके साथ पड़ गया? ये बुरी संगत वाले के साथ इसका पाला पड़ गया, यानी कुसंगति के साथ इसका पाला पड़ गया, ये कुसंगत हो गया। कुसंगति के साथ इसका पाला पड़ गया, ठीक है, यानी कुसंगति, बुरे संगत में ये पड़ गया, तो इसका नाम है। अब बुरे संगत में पड़ने से क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, ये बताया गया है यहां पे, ठीक है। अब बुरे संगत से क्या हो सकता है? बुरे संगत से जो जीवन है वो बर्बाद हो सकता है, परिवार की स्थिति खराब हो सकती है, समाज की स्थिति खराब हो सकती है, देश की स्थिति खराब हो सकती है, हमारी आर्थिक व्यवस्था खराब हो सकता है, हमारे संस्कार खराब हो सकते हैं, हमारी धार्मिक स्थिति खराब हो सकती है, यानी इसके अंदर कुरीतियां आ सकती है। और इसके अलावा जितने भी खींचो ना, जितना खींचना है, कहीं से भी खींच सकते हो। तो इसीलिए हमें अच्छे संगत में होना चाहिए यदि हमें विकास करना है तो, ठीक है।